नमस्कार विद्यार्थियों, एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे भारत को देखने जो लगभग 2500 साल पुराना था। कभी सोचा है कि उस वक्त परिवार मतलब किनशिप, समाज यानी कास्ट और लोगों की अमीरी गरीबी यानी क्लास, इसके नियम कायदे कैसे होते थे? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दुनिया में गोता लगाते हैं। तो हमारी आज की ये जो ज्ञान यात्रा है, इसके 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जासूसों की तरह सुराग ढूंढेंगे, मतलब इतिहास के सोर्सेस को खंगालेंगे। फिर हम समाज की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, कुटुंब, विवाह और गोत्र, उन्हें समझेंगे। इसके बाद हम समाज की उस सीढ़ी पर नजर डालेंगे जिसे वर्ण और जाति व्यवस्था कहते हैं। फिर देखेंगे कि किसके पास कितनी दौलत थी, और आखिर में जानेंगे कि कैसे कुछ लोगों ने इन सारे नियमों को चुनौती भी दी। तो तैयार हैं आप सब? तो हमारा पहला सवाल यही है, हजारों साल पुराने समाज के बारे में हमें पता आखिर चलता कैसे है? कोई टाइम मशीन तो है नहीं, है ना? तो इसका जवाब छिपा है पुरानी किताबों में, ग्रंथों में और पत्थरों पर खुदे लेखों में। इन्हीं को पढ़कर इतिहासकार उस समय की कहानी को पीस बाय पीस जोड़ते हैं। देखिए, इतिहासकारों के पास कई तरह के सोर्स होते हैं, और मजे की बात यह है कि हर सोर्स एक अलग कहानी सुनाता है। जैसे ब्राह्मणों के लिखे धर्मसूत्र संस्कृत में थे और बताते थे कि समाज को कैसे चलना चाहिए, लेकिन वहीं बौद्ध और जैन ग्रंथ, जो आम लोगों की भाषा पाली और प्राकृत में लिखे गए, वो हमें एक बिल्कुल अलग ही नजरिया देते हैं। और फिर है महाभारत, जो कहानियों का एक महासागर है। और हाँ, पत्थर के शिलालेख, जो राजाओं से लेकर आम आदमी तक सबकी जिंदगी की एक झलक दिखा जाते हैं। और इन सभी सोर्सेज में एक महानायक है, महाभारत। जरा सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक, इसे पूरा होने में करीब करीब 1000 साल लग गए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस समय के समाज का एक जीता जागता एनसाइक्लोपीडिया है, जो हमें उस दौर के लगभग हर पहलू की जानकारी देता है। तो अब एक सवाल आपके लिए, जरा सोचिए, महाभारत क्या सिर्फ एक एपिक स्टोरी है या एक हिस्टोरिकल ट्रेजर? नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये हमें उस समय के समाज के बारे में कौन सी 3 खास बातें सिखाता है। देखते हैं सबसे सटीक जवाब किसका आता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि इतिहासकार जानकारी कहाँ से लाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि उस समाज की नींव किन चीजों पर टिकी थी। हम बात करेंगे 3 पिलर्स की, कुटुंब यानी किनशिप, विवाह यानी मैरिज और गोत्र यानी गोत्रा। सच कहें तो यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिनसे पूरा का पूरा समाज बना था। उस समाज का एक सबसे बड़ा नियम था पितृवंशिकता, जिसे कहते हैं पैट्रिलिनी। इसको आप एक फैमिली रिले रेस की तरह समझ सकते हैं, जहां सत्ता और संपत्ति की जो मशाल है वो पिता से बेटे को, फिर उसके बेटे को पास की जाती थी। बेटियों को इस रेस में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। खासकर राजा महाराजाओं के लिए तो यही नियम तय करता था कि अगला शासक कौन बनेगा। बेटों की ये चाहत कितनी गहरी थी, इसका एक सबूत हमें ऋग्वेद के एक विवाह मंत्र में मिलता है। इसमें पुरोहित दुल्हन के लिए प्रार्थना कर रहा है कि इंद्र की कृपा से उसे उत्तम पुत्र मिले। बेटियों का तो जिक्र तक नहीं। इससे साफ पता चलता है कि वंश को आगे बढ़ाने का सारा भार बेटों पर ही था। चलिए अब आपकी बारी। ये जो शब्द है किनशिप यानी कुटुंब व्यवस्था, इसका असली मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ खून के रिश्तों तक ही सीमित है, या इसमें शादी से बने रिश्ते भी शामिल होते हैं? जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में बताइए। शादी का एक और बड़ा ही दिलचस्प नियम था जो गोत्र से जुड़ा था। ब्राह्मणवादी परंपरा में महिलाओं के लिए 2 बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे। पहला नियम, शादी के बाद पिता का गोत्र छोड़ना होगा और पति का गोत्र अपनाना होगा। और दूसरा नियम, अपने ही गोत्र में शादी करना, ये तो बिल्कुल मना था। इसे एक्सोगैमी कहते हैं, यानी गोत्र के बाहर ही विवाह करना। लेकिन क्या ये नियम सिर्फ किताबों में ही थे? असल जिंदगी में क्या होता था? यहाँ एक ट्विस्ट है। सातवाहन राजाओं को देखिए, नियम था कि गोत्र के बाहर शादी करो, पर वो तो अक्सर अपने ही कुल में शादी करते थे, जिसे एंडोगमी कहते हैं। और तो और उनकी रानियां शादी के बाद पति का नहीं बल्कि अपने पिता का ही गोत्र इस्तेमाल करती थीं। मतलब साफ है, नियम अपनी जगह थे और असलियत अपनी जगह। अब आते हैं इस समाज के सबसे कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, वर्ण और जाति व्यवस्था। ये एक सामाजिक पिरामिड की तरह था, जिसने हर किसी की जगह तय कर दी थी कि कौन सबसे ऊपर होगा और कौन सबसे नीचे। और इस सामाजिक पिरामिड को सही ठहराने के लिए एक कहानी घड़ी गई, जो हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती है।
इसके हिसाब से पूरा सामाजिक विराट पुरुष के शरीर से बना है। ब्राह्मण उसके मुख से निकले जो ज्ञान देंगे, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से जो रक्षा करेंगे, वैश्य उसकी जांघों से जो व्यापार करेंगे और शूद्र उसके पैरों से जो सेवा करेंगे। इस डिवाइन ओरिजिन की कहानी ने इस व्यवस्था को भगवान का बनाया हुआ बताकर एकदम पक्का कर दिया। और हर वर्ण का काम भी पहले से ही तय था, बिल्कुल एक जॉब डिस्क्रिप्शन की तरह। ब्राह्मणों का काम था वेदों को पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करना। क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना और राज करना। वैश्य व्यापार और खेतीबाड़ी संभालते थे। और शूद्रों का, उनका एक ही काम था, इन तीनों ऊपरी वर्णों की सेवा करना। चलिए एक क्विक क्विज हो जाए। अभी अभी हमने बात की वर्ण व्यवस्था में कुल कितने वर्ण थे। देखते हैं कौन ध्यान से सुन रहा था। अपना जवाब फटाफट नीचे कमेंट्स में लिखे। लेकिन इस 4 मंजिला इमारत के बाहर भी कुछ लोग थे जिन्हें समाज से ही बाहर कर दिया गया था। ये थे अस्पृश्य या अनटचेबल्स। इनमें चांडाल जैसे समूह शामिल थे जो मरे हुए जानवरों को हटाने जैसे काम करते थे। उन्हें इतना अपवित्र माना जाता था कि कहा जाता था कि उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। वो इस सामाजिक पिरामिड के सबसे नीचे, बल्कि जमीन के भी नीचे थे। अब एक सवाल जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। शूद्रों का काम सेवा करना बताया गया। जरा सोचकर बताइए, समाज में उनकी असल जिंदगी कैसी रही होगी? क्या उनके पास कोई अधिकार थे? क्या वो कभी अपनी स्थिति बदल सकते थे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, समाज में कौन कहाँ खड़ा है, ये अक्सर इस बात से तय होता है कि उसकी जेब कितनी भारी है। तो चलिए अब बात करते हैं वर्ग और संपत्ति की। देखते हैं कि उस दौर में कौन अमीर था, कौन गरीब, और ये सब कैसे तय होता था। अगर मनुस्मृति के नियमों को देखें तो संपत्ति के मामले में जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन साफ साफ दिखता है। पिता की सारी जमीन जायदाद बेटों को मिलती थी, महिलाओं को उस पर कोई हक नहीं था। हाँ, शादी में जो तोहफे मिलते थे, जिसे स्त्री धन कहते थे, वो उसे रख सकती थीं। इसका सीधा नतीजा ये था कि महिलाएं आर्थिक रूप से हमेशा पुरुषों पर ही निर्भर रहती थीं। संपत्ति का ये बंटवारा सिर्फ लिंग के आधार पर नहीं था, ये वर्ण पर भी आधारित था। ग्रंथों के हिसाब से सबसे ज्यादा अमीर और शक्तिशाली लोग या तो ब्राह्मण होते थे या क्षत्रिय। वहीं शूद्रों के लिए, जिनका काम ही सेवा करना था, धन दौलत जमा करना तो एक सपने जैसा था। ये व्यवस्था एक तरह से अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी नियम बहुत सख्त होते हैं तो उन्हें चुनौती देने वाले भी उठ खड़े होते हैं। अब हम बात करेंगे उन आवाज़ों की जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, हर कोई चुपचाप अन्याय नहीं सहता। यहाँ 2 विचारधाराओं की सीधी टक्कर दिखाई देती है। एक तरफ ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी जो कहती थी कि आपकी सामाजिक हैसियत जन्म से तय होती है, ये ईश्वर की मर्जी है और इसे बदला नहीं जा सकता। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म ने इस सोच को जड़ से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, कोई भी जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। समाज के ये भेदभाव इंसानों के बनाए हुए हैं और इन्हें बदला भी जा सकता है। सच में ये एक क्रांतिकारी विचार था। तो अब आप सबके लिए एक बहुत ही मजेदार और जरूरी सवाल। बुद्ध और महावीर ने मुख्य रूप से किस सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज उठाई थी? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, जिसका जवाब सबसे सही होगा उसका नाम अगले वीडियो में टॉप अचीवर के तौर पर अनाउंस किया जाएगा। साथ में मिलेगा एनसीईआरटी पाठशाला का स्मार्ट लर्नर बैज। तो चलिए जाने से पहले फटाफट रिवाइज करते हैं आज के की पॉइंट्स। हमने देखा कि परिवार पितृवंश पर चलते थे। वर्ण और जाति ने समाज को एक पिरामिड की शक्ल दे दी थी। महाभारत उस समाज का एक आईना है और बौद्ध जैन धर्म जैसी परंपराओं ने इस पूरी व्यवस्था को चुनौती दी। याद रखिए, अपने समाज के अतीत को समझना ही बेहतर भविष्य बनाने की पहली सीढ़ी है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको ये ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।